नमस्कार। करुणा टॉक्स में आपका स्वागत है। वंदे गो मातरम। दोस्तों, पर्यावरण की जब बात आती है तो हम सब, पूरी दुनिया चिंतित है। पर्यावरण बचाना बहुत ज़रूरी है। हम प्रयास भी कर रहे हैं। पर्यावरण की बात होती है तो पानी की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है तो वृक्षों की बात होती है, मतलब पॉलीथीन, प्लास्टिक की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है तो सूर्य ऊर्जा की बात होती है। तो ये सभी विषय पर्यावरण के तहत आते हैं। तो अभी पूरे देश में अभियान तो चल रहा है, पूरे विश्व में अभियान चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को हटाना है, पर्यावरण को बचाना है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये संघ ने भी ये प्रोजेक्ट, मतलब ये आयाम हाथ में लिया है पिछले थोड़े सालों से। और संघ के कई मुखिया लोग हैं, वो पर्यावरण का काम कर रहे हैं। सौराष्ट्र यात्रा पर आए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है उसके अखिल भारतीय सह संयोजक राकेश जी जैन। वो आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ बात करने वाले हैं। आइए चलो बात करते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका एक इमेज है राष्ट्रवाद का वगैरह वगैरह, और पर्यावरण जैसी महत्व की जो एक बात है, अभी तो पूरे विश्व के लिए वो मतलब जागरूकता की जरूरत है। तो संघ ने ये कब से शुरू किया है पर्यावरण जैसी कोई ऐसी गतिविधि, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का काम आप जैसे लोग, संघ के बड़े लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसकी जरूरत है। तो संघ ने ये कब से शुरू किया? देखिए, वैसे तो पर्यावरण के विषय में जागरूकता लाने के लिए हमारे सभी बड़े अधिकारी कुछ ना कुछ बातें बताते रहे हैं। जी। 5वें सरसंघ चालक पूज्य सुदर्शन जी वो आग्रह करते थे कि जब आप भोजन पर बैठे तो आधा गिलास पानी लें, नहीं तो अनावश्यक पानी बेकार जाता है। जी। 2014 से तो मुझे पूरा पूरा ध्यान है कि हर अखिल भारतीय बैठक में एक सेशन ये पर्यावरण की किसी न किसी समस्या पर जरूर चर्चा करता था। अच्छा। 10 जून 2019 को फिर ये निर्णय हुआ कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के नाम से ये कार्य प्रारंभ किया जाए। जी। तो श्रीमान गोपाल आर्य जी, जो दिल्ली प्रधान कार्यालय प्रमुख थे, उनको उसका राष्ट्रीय संयोजक बनाकर और इस काम का की जिम्मेदारी उनको दी। 3 महीने बाद मुझे भी उनके साथ सह संयोजक की जिम्मेदारी मिली, और अब हम दोनों लोग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। तो ये शुरुआत हुई। जी। शुरुआत में हम लोग क्या करते थे कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों से जाकर मिलना, उन्होंने पर्यावरण के लिए काम क्या किए। जैसे हम लोगों का जोधपुर के निकट उस खेजड़ली गांव में जाना हुआ, जहां सन 1730 में पेड़ों की रक्षा के लिए 363 महिला पुरुष बच्चों का बलिदान हुआ। जी जी। बहन अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। इसी तरह जल पुरुष राजेंद्र सिंह एक कार्यक्रम में मिल गए। जी जी। योगायोग से वो मेरे मेरठ जिले के पड़ोसी गांव के हैं, उनका कार्यक्षेत्र राजस्थान है। तो ऐसे भी जो जो लोग मिलते रहे, उन सब लोगों से हम अनुभव लेते रहे। बाद में 2 बड़ी बैठकें हम लोगों ने की, जिसमें हर प्रांत से 10-10 कार्यकर्ताओं को बुलाया। 2 हिस्सों में वो बैठक हुई। 22 सितंबर 2019 को आगरा में और 29 सितंबर 2019 को दूसरे हिस्से की बैठक पूना में हुई। तो लगभग 400 कार्यकर्ताओं ने विचार विमर्श किया, और उस विचार विमर्श के आधार पर 3 बातें निश्चित हुई कि हम 3 विषयों पर अभी काम करेंगे। पर्यावरण के विषय तो बहुत हैं, तो अभी पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, पॉलीथीन हटाएं, यानी गंदगी के बारे में, कचरे प्रबंधन के बारे में, और 7 हमारे हाथ होंगे, हैंड्स। तो उसमें एक है शैक्षिक संस्था प्रमुख बनाना, नारी शक्ति प्रमुख बनाना, धार्मिक शक्ति प्रमुख बनाना, युवा शक्ति प्रमुख बनाना, फिर एनजीओ जो चलते हैं उनके अनुभव लेने के लिए उसमें भी एक कार्यकर्ता को देना चाहिए। कुछ विषय ले जाने के लिए तो सोशल मीडिया चाहिए, और एक संपर्क विभाग, यानी जिसमें जो लोग काम करना चाहते हैं, हमारे संगठन के इनर सर्किल के लोग हैं, उनको भी उस काम में लगाना। तो ऐसे 7 हैंड्स के माध्यम से हम लोगों ने ये कार्य प्रारंभ किया। जी।
राकेश जी, सूर्य ऊर्जा एक बहुत बड़ा, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। पर्यावरण की जो बात हो रही है तो उसके बारे में भी शायद आपको आने वाले दिनों में कुछ करना नहीं, होगा। हम लोग कर रहे हैं। जी। हमने लोगों को तीनों विषयों में प्रेरित करना, अवेयर करना, जानकारी रखना, आगे बढ़ना और एक तीनों के संकलित रूप में एक हरित घर की कल्पना की है। हरित घर का मतलब है घर का पानी घर में, एक बूंद भी बाहर न जाए, घर का कूड़ा घर में, पॉलीथीन अलग करना, सूखा कूड़ा भराव के काम में लेना और गीले कूड़े से खाद या एंजाइम बनाना, बायो एंजाइम। जी। तो उसी में एक बिंदु है कि हमने घर में सोलर पैनल लगाना। तो 5 उसके बिंदु हैं और चौथा बिंदु है बिजली बचत करना, ऊर्जा बचत करना। चूंकि आज बहुत लोगों को ध्यान नहीं है कि 1 यूनिट बिजली बनने में 900 ग्राम कोयला खर्च होता है, जो हजारों साल का हमारे पूर्वजों के द्वारा संचित कोयला है। जी। और एक हम लोगों ने कल्पना की है घर में ऑक्सीजन युक्त पौधे लगाना। अच्छा। जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। और एक छठा बिंदु और इसमें रखा है कि घर में सप्ताह में एक बार, संभव हो तो रोज, एक छोटा नैनो यज्ञ करना 5-10 मिनट का। बराबर। जितने भी आप सोचे, जो भी आपका इष्ट मंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, एक गाय का उपला रहता है, उसके ऊपर 2 चम्मच घी डालकर, सामग्री डालकर यदि वो यज्ञ करेंगे तो चारों तरफ धुआं होगा और सारा जो क्लाइमेट है वो कीटाणु रहित हो जाएगा। तो ये उसकी कल्पना। जी सर, आप तो पूरा देश घूमते हैं, तो हमारा जो क्राइटेरिया है वृक्षों का, ग्रीन कवर जिसे बोलते हैं, तो वो होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम है। तो उसमें क्या आपको लगा है, आप पिछले 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं? 6 साल से इस काम में लगा हूँ जी। तो देखिए, जो इसरो की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो 5-6 साल पहले स्थिति थी वो 17% ग्रीन कवर था। जी। अभी 19% ग्रीन कवर हुआ है। परंतु पर पर्सन हमारे देश में पेड़ों की संख्या अभी बहुत कम है। जी। और उसका कारण ये है कि लग कम रहे हैं, कट ज्यादा रहे हैं। तो सारी दुनिया का औसत यदि आएगा तो 422 पेड़ प्रति व्यक्ति है और अभी हमारे देश में ये संख्या कुल 28 है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास तो ये जो पेड़ों की संख्या है ये 1 पेड़ प्रति व्यक्ति कुल है। ओहो। तो कुल मिलाकर देखिए, पेड़ पौधों से अपने को सब चीजें मिलती हैं। हमारे समस्त प्रकार के खाद्यान्न मिलते हैं। अन्न है, दलहन है, तिलहन है, लकड़ी है, औषधि है, कपड़ा है, कागज है, शहद है, मेडिसिन है, ये सब चीजें पेड़ पौधों से मिलती हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जो बाढ़ को रोकती है। पेड़ों की जो हरियाली है वो बादलों को आकर्षित करती है। इसके बाद भी जो सबसे बड़ा योगदान पेड़ पौधों का है वो है प्राण वायु, ऑक्सीजन। जी। वो हम कहाँ से लाएंगे? उसका तो कोई सोर्स नहीं है और है तो बहुत महंगा है। एक मरीज को हॉस्पिटल में लगता है सिलेंडर 800 रुपए का आता है। 24 घंटे के अंदर 3 सिलेंडर लगेंगे, तो 2400 रुपए रोज कौन खर्चा करेगा ऑक्सीजन जैसे विषय के लिए? हम लोगों को जागृत करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो बिल ऑक्सीजन के नाम से आपसे हॉस्पिटल में लेते हैं उस बिल का पेमेंट आप आज कर सकते हैं, स्वस्थ रहते हुए कर सकते हैं। तो पेड़ लगाएं, अपने जन्मदिन पर लगाएं, अपने किसी दिवंगत परिवारजन की स्मृति में लगाएं और नहीं तो हर दिन लगाएं। मैं ऐसी कुछ संस्थाओं को जानता हूं। एक जबलपुर में संस्था है कदम जी, उसमें 60 वर्ष का व्यक्ति रिटायर होने के बाद मेंबर बन सकता है। तो उनका कहना यह है कि हर व्यक्ति ने हर दिन 1 पेड़ जरूर लगाना। अच्छा। तो 10 बड़े आराम से हम यदि पूरे जीवन में 50 पेड़ उपयोग कर रहे हैं तो अपने हिस्से का तो लगाएं और जो लोग निकम्मे लोग हैं उनके हिस्से का भी लगाना पड़ेगा। उसके ऊपर एक कल्पना और आई है, सघन वन लगाना, ऑक्सीजन हब खड़े करना। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने इसके लिए काम किया है। दिल्ली में एक बहुत बड़े आयकर अधिकारी हैं, वो 300 सघन वन अभी तक लगा चुके हैं। अच्छा। उनके पेड़ों की संख्या 16 लाख के लगभग। दक्षिण में एक अम्मा हुई हैं जो 13 वर्ष की आयु में विडो हो गई, श्रीमती उषा गोड़ा। तो बहुत दुखी थी, तो किसी संत ने बताया कि पेड़ लगाओ, पीपल के पेड़ लगाओ, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, आपका मन भी ठीक रहेगा।
तो अभी 2 महीने पहले उनकी डेथ हुई है। पद्मश्री भारत सरकार ने उनको दिया, वो भी 13 लाख पीपल के पेड़ अपने जीवन में लगाए। वाह। इसी तरह से बिल्कुल आपके पड़ोस में अमरेली के रहने वाले बड़े व्यवसायी सब्जी भाई ढोलकिया, हमको 2022 में उनसे पहली बार भेंट हुई दिल्ली में। तो विश्व पर्यावरण संसद का कार्यक्रम पार्लियामेंट में ही था। अच्छा। तो तब तक वो 25 लाख पेड़ लगा चुके। वाह। अभी ये संख्या मेरा अनुमान है 35 लाख तक पहुंची है। अच्छा। और वो अपने जिले में तालाबों को भरने का काम भी वर्षा के दिनों में करते हैं। जी। बड़े लोग हैं, साधन संपन्न है, छोटा आदमी क्या करे। तो चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी करने वाला एक नौजवान 5 दिन नौकरी और 2 दिन अपनी साइकिल लेकर जगह जगह जाता है, घूमता है। और सोनीपत के निकट का है, उसकी साइकिल भी देखने लायक है। साइकिल के हैंडल पर एक कंडी है, 8 पेड़ लगे हैं। हैंडल से गद्दी के बीच में जो डंडा रहता है, दोनों तरफ बोरी लटकाकर उसमें 8-8, 10-10 पौध है। पीछे कैरियर पर पौध है। और पूरे हरियाणा ने उनको नारा दिया है, ट्री मैन ऑफ हरियाणा। वाह। वो भी लगभग 1,30,000 पौध अपने व्यक्तिगत प्रयास से लगा चुके जी। वहीं पर हरियाणा में ही हमारे एक और संत हैं, तो उन्होंने अपने भक्तों को प्रेरणा दी। उन्होंने भी 2.5 लाख के लगभग पौधा वितरण किया है। उससे भी बड़ा काम उन्होंने पॉलीथीन के बैग के अल्टरनेट के रूप में 8 लाख कपड़े के थैले लेकर बांटे हैं लोगों को। वाह। मैं भी उनके साथ 3 मंदिरों में बांटने गया। तो वैष्णो देवी के मंदिर में और कांगड़ा देवी के मंदिर में, और वहीं पर एक और मंदिर है हिमाचल में, वहां पर। ऐसे ही हिसार में एक दिन उन्होंने वो लिया लक्ष्य कि रेल जितनी आती हैं, एक डिब्बे में 3 गेट होते हैं, 2 कार्यकर्ता हर गेट के सामने खड़े रहेंगे, अंदर घुसेंगे, रेल जितनी देर खड़ी रहेगी उतनी देर में हर एक को एक कपड़े का थैला देंगे, संकल्प ले आएंगे कि आपने पॉलीथीन बैग का प्रयोग नहीं करना। बराबर। पानी के बारे में हम लोग आग्रह करते हैं, कितने पानी में स्नान करना। हमारी तो हर बैठक का विषय ही होता है कि रहीम कवि 500 साल पहले लिख कर गए, और गुजरात के एक जैन संत ने 100 साल पहले कहा कि पानी की रक्षा करिए, पानी आपकी रक्षा करेगा जी। नहीं तो 100 साल बाद पानी किराने की दुकान पर बिकेगा। 100 साल नहीं लगे, 56 साल पहले ही बिस्लरी ने पानी बेचना शुरू कर दिया, और वो करोड़ों रुपए हमारे देश से कमा कर लेके जा रहे हैं। तो इन तीनों विषयों में हम जन जागृति कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। देश में 700 के लगभग जिले हैं, लगभग 500 जिलों के अंदर ये जो मैंने 7 सदस्यीय कार्यकारिणी बताई है, इसकी पूरी टीम है जी। बहुत अच्छे लोग उसमें खड़े हैं, जुड़ रहे हैं। हमारा प्रयास कार्यकर्ताओं से रहता है कि 1/3 ताकत खुद काम करना, 1/3 हमारी शक्ति ऐसे लोग खड़े करना जो इस काम को कर सकते हैं, और 1/3 शक्ति का उपयोग कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में लगाना जी। तो ये तीनों दिशाओं में हम लोग काम करते हैं जी। सर, आप 2-3 दिन से यहाँ सौराष्ट्र यात्रा पर हैं, तो आपको क्या लगा, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा? लोग वैसे तो बोलते हैं, कोई भी सभा में जाते तो वो ऐसा लगता है एक्सेप्ट कर लेते हैं, सभी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अब इसका जवाब कुछ दिन बाद मिलेगा जी, क्योंकि हाँ तो सब करते हैं। हाँ, बस मैं यही पूछता हूँ आपसे। नहीं, वो सब होता है, परंतु कुछ तो करते हैं। नहीं, आपका जो पास्ट का भी एक्सपीरियंस रहा, आप सौराष्ट्र में शायद ये पहली बार आए होंगे ये इस बात को लेके, लेकिन आप दूसरे जिलों में गए हैं, दूसरे राज्य में गए, तो वहाँ पूरा रिस्पॉन्स मिलता है, लोग खड़े होते हैं जी। और कुल मिलाकर हम और ऐसे काम करने वाले लोगों को ढूंढ भी रहे हैं, पाते भी। अच्छा। कोई ना कोई तो खड़ा होता ही जी जी। सर, संघ की जो हर रोज सुबह में शाखाएं लगती हैं, तो उसमें भी ये पर्यावरण की बात अभी हो गई है क्या? बिल्कुल होती है, बहुत जरूरी है वो। देखिए क्या है, संघ की शाखाओं में आज जितनी उपस्थिति है, उसके 10 गुना लोग घर पर बैठे हैं जी। उम्र के कारण, स्वास्थ्य के कारण, अपनी कुछ ही व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण। तो हमारा आग्रह इसमें ये है कि सवेरे शाखा नहीं आ सकते तो उसके बाद तो समय दे सकते हो जी। आधा घंटा रोज देने पर भी आप कई काम कर सकते हैं। सड़क पर घूम रही पॉलीथीन अपने कपड़े के बैग में इकट्ठा कर सकते हैं जी। कहीं टोटी चल रही है, नल चल रहा है, बंद कर सकते हैं। कहीं बिजली जल रही है खंबे पर, तो आप फोन करके उसको बता सकते हैं, बिजली के जो काम देखता है।
यदि वहीं कहीं स्विच है तो उसको बंद कर सकते हैं। जी तो कई काम कर सकते जी सर, बेसिकली हमारी मानसिकता लोगों की क्या होती है, सब कुछ सरकार को करना चाहिए। पानी सरकार संरक्षण करे, वृक्षारोपण वो करे, तो सब सरकार कैसे कर सकती हैं? हैं। सरकार नहीं कर सकती, हमारा इसमें बहुत बड़ा योगदान है, हम कर रहे हैं और हमने इसको सफलतापूर्वक किया है। मैं जी। आपके 3-4 उदाहरण आपको देना चाहूँगा। हुँ, राजस्थान में एक जगह है भीलवाड़ा, हुँ, वहाँ 10 साल पहले पीने का पानी 250 फीट नीचे चला गया। बराबर। हमारी टीम वहाँ खड़ी थी पहले से, हुँ, अपना संस्थान राजस्थान इस नाम से वो काम कर रही थी, बराबर। एनजीओ बनाकर कर रही। हुँ, इसमें जो अपना शब्द है, उसमें आ जो है वो अमृता देवी के नाम से है। अच्छा, अमृता देवी पर्यावरण नागरिक, ये अपना का मतलब हुआ। वाह! उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने आग्रह पूर्वक लोगों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की, हुँ, पानी की बचत की बात की। बड़े उद्योग समूह वहां पर हैं, विद्यालय, चिकित्सालय, कार्यालय। इसका परिणाम ये हुआ कि जो रेल 8 साल पहले पानी लेकर आती थी कोटा से पीने का, हुँ, चंबल नदी का पानी, हुँ, अब वो रेल बंद हो गई। वाह! अब वो पूरा पानी जो 250 फीट में चला गया था, अब वो 10 फुट पर आ गया। वाह! इसी तरह से दूसरा नगर भीलवाड़ा से 200 किलोमीटर के लगभग गुजरात के बॉर्डर पर है, उसका नाम है डूंगरपुर। हुँ, डूंगरपुर में एक अच्छे चेयरमैन खड़े हो गए, उन्होंने सभी विषयों पर काम किया। बराबर। उन्होंने जो कूड़ा करकट इकट्ठा करते थे स्ट्रीट चिल्ड्रन, उनको एक दिन बुलाया, हुँ, कितना कमाते हो रोज? किसी ने कहा जी 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, और किसी दिन तो एक पैसा भी नहीं मिलता, वर्षा हो गई, हम हुँ, जा नहीं पाते। हुँ, तो उन्होंने कहा मैं आपको 200 रुपए रोज दूंगा, अच्छा, आपने मेरे कूड़ा सेग्रीगेशन सेंटर पर आना है हुँ, और वहां केवल एक काम करना है, पॉलीथीन अलग करनी है। फिर हमारी मशीन चलेगी, तो वो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करती है। हुँ, सूखा कूड़ा भी आपका, अच्छा, गीले कूड़े से हम बायो एंजाइम बनाएंगे, खाद बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। सभी को उन्होंने आवास दिए। तो ये काम उन्होंने किया। 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के कारण हुँ, आज वहां पानी एक्सेस है। विदेशी पक्षी वहां सर्दी के दिनों में आते हैं। पेड़ भी दुर्लभ प्रजाति के पेड़ लगाए हैं। बराबर। इसका परिणाम ये हुआ कि वहां के चेयरमैन को वहां की सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर अर्बन डेवलपमेंट का बनाया, वाह! मंत्री दर्जा दिया। जी, उसके बाद सरकार बदल गई, वो अपना इस्तीफा लेकर गए नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने। उन्होंने वो इस्तीफा फाड़ कर फेंक दिया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहो। वो कर रहे हैं काम, आज जी, भी कर रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर यदि कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका परिणाम होता है। मैं और 11 नगरों में गया, मैं 12-13 नगरों में गया वहां पर। हुँ, तो वहां गौशाला का पानी, हुँ, नंदीशाला का पानी, 100% पूरा पानी टीन शेड के माध्यम से पाइपलाइन के द्वारा जमीन में जा रहा है। बराबर। शुरू में गौशाला 5 करोड़ लीटर, नंदीशाला 3 करोड़ लीटर पानी नीचे भेज रही। हुँ, मैंने वृंदावन के एक संत की वाणी सुनी कि जितना पानी हम धरती माता से ले रहे हैं, हुँ, उतना उसको देना चाहिए। बराबर। दिल्ली मेरा 10 साल केंद्र रहा, वहां तो यमुना केवल 15 दिन बहती है, हुँ, बाकी तो 11.5 महीने यमुना नाला बहता है, दुर्गंध उठती है। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति अपने द्वारा है, अपने द्वारा हम इसको ठीक कर सकते जी, हैं। दैनिक जीवन में हम पानी का उपयोग कम करना, दाढ़ी बनाने वाले लोग टोटी खोल देते हैं, बुरुश रगड़ते रहते हैं, 10 लीटर पानी आराम से बह जाता है, वो भी ठीक करना, कुछ बात है। जी। सर, कोई ऐसा एक आप तो 2 दिन बाद चले जाएँगे, लेकिन कोई ऐसा एक संगठन आपके अंदर पर्यावरण का जो कोई काम कर से ऐसा कोई टीम तैयार हाँ, करते हैं टीम आप बनाते क्या हैं, करते हैं वही मतलब? मैंने बताया ना। अच्छा, एक जैसे आप हमारे महानगर के संयोजक हैं, जी। एक इनके नीचे 7 लोगों की टीम हिमांशु है। भाई लिम्बासिया, हाँ, लिम्बासी। तो 7 लोगों की टीम है। अच्छा। उसमें मैंने बताया कि विद्यालय प्रमुख बनाना, हुँ, अ, शिक्षण संस्था प्रमुख, धार्मिक संस्था प्रमुख, नारी शक्ति प्रमुख, युवा शक्ति प्रमुख, संपर्क प्रमुख, सोशल मीडिया और एनजीओ। हुँ, 7 लोगों की टीम इनके साथ है। जरूरत इनको पड़ती है तो अपने साथ 1, 2, 3 सह संयोजक बना सकते हैं, जो इनके बराबर काम करें, काम का बंटवारा कर सकते हैं। शिक्षण संस्था मानो दिया,
तो उससे आगरे खाली अकेला आदमी क्या करेगा? मानो राजकोट शहर में 400 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो फिर उसके 10 भाग हैं। तो ये यूनिवर्सिटी में काम करेंगे, ये क्लास 6 से 12 तक करेंगे, ये मेडिकल कॉलेज में काम करेंगे, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करेंगे। अलग अलग काम हम बांट सकते हैं। जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, अपने को, वो टीम को जरा मजबूत बनाना। अभी मैं आपको और एक बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया आपको जानकारी दूंगा जी। तो कुंभ में इस बार हमने एक बहुत बड़ा अभियान लिया। अच्छा। पहले हरिद्वार कुंभ में 2021 में हमने नया नया काम था और 2 साल कोरोना की मार भी लगी थी, तो हमने इको ब्रिक यानी पॉलीथीन को 1 लीटर 1.5 लीटर की बोतल में बंद करके रखना, उसके कई उपयोग आज शुरू हो गए हैं। अब की बार हमने कहा कि भाई वहां 40,000 टन कूड़ा इकट्ठा होता है कुंभ में 40 दिन में जी। तो ये कैसे कम हो? तो इस बार हमने सारे देश में थाली और थैला, स्टील की थाली, ये अभियान लिया। शुरू में लग रहा था कि 2-2.5 लाख लोग थाली भेजेंगे, पर कई एनजीओ, कई धार्मिक संस्थाएं, कई औद्योगिक घराने खड़े हो गए और उन्होंने जो थालियां भेजी उनकी संख्या 15 लाख पहुंच गई। वाह। 15 लाख थालियां वहां सभी आश्रमों में पहुंच गई। पहला अलॉटमेंट हमने किया पुलिस वालों को, 20,000 थालियां दी, 20,000 संख्या उनकी है और उन्हें तो सबसे ज्यादा दिन रहना है। हाँ। कपड़े का थैला इसलिए कि सड़क पर कोई पॉलीथीन घूम रही है, उसको अपने बैग में डाल लीजिए और फिर थाली अपने घर ले जाइए। अच्छा। ये अभियान हमने किया, बहुत सफलतापूर्वक किया। वाह। सारे देश के 200 कलेक्शन सेंटर बने और देश में, कहते हैं ना कि भगवान भी सहायता करता है, तो एक संस्था है जो सामान को इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे किसी का ट्रांसफर हुआ, मानो वडोदरा से राजकोट हुआ, तो उसका सामान वहां से भरकर यहाँ छोड़ना, उसको पैकर्स मूवर्स कहते हैं। हाँ। तो अग्रवाल पैकर्स मूवर्स ने ये पूरी सेवा निशुल्क दी। शायद 3-4 करोड़ रुपए उनका भी खर्च हुआ होगा। और थाली थैले का तो निश्चित रूप से 100 रुपए की थाली, 20 रुपए का थैला, तो मिलाकर यदि 100 भी माने तो 15 करोड़ रुपए का सामान उन्होंने वहां पहुंचाया। जी। थोड़ा बचा है तो वो हम ट्राइबल एरिया में देने वाले हैं और इसी को देखकर जगह जगह थाली बैंक, बर्तन बैंक बनाने वाले। ये जी सर, मैं अब इसके आंकड़े में आपको मोबाइल पे भेज दूं। जी सर, मैं अब तो बहुत आशावादी हो गया हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक लक्ष्यवेधी संगठन है। जो काम हाथ में लेता है उसमें आर पार निकलता है। तो ये काम आपने लिया है पिछले 5-7 साल से पर्यावरण का, तो मुझे बहुत विश्वास, श्रद्धा है कि आप आने वाले दिनों में जो सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं वो शायद आपके माध्यम से मिल जाएगा। हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा, यूं तो आपकी सभी बातें मैसेज जैसी ही थी, लेकिन एक स्पेशल मैसेज दे दीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि पेड़ हमारे जीवन के बहुत आवश्यक अंग है। हमारे जीवन की सारी चीजें हमको पेड़ पौधों से मिलती हैं। पेड़ों का संरक्षण करना आवश्यक है, नहीं तो कल को ये स्थिति आ सकती है कि जैसे पानी की बोतल हमारे बैग में आ गई। एक भयावह स्थिति की कल्पना करिए कि आज पेड़ इतने कम हो गए तो लकड़ी तो कंडला पोर्ट पर मलेशिया से आ रही है, दवाई कहीं और से आ जाएगी, ईंधन भोजन हमारा गैस पे बन जाएगा, पर प्राणवायु कहां से लाएंगे? कल को ये हो सकता है कि हमको अपनी कमर पर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध कर चलना पड़े। उसको रिफिल तो पेट्रोल पंप या कहीं भी करना पड़ेगा, उसका खर्चा भी देना पड़ेगा। पानी के बारे में इतना है, पानी भी बहुत आवश्यक है, अनमोल रतन है धरती का। तो थोड़ी देर पानी ना पिए तो अपने प्राण संकट में पड़ सकते हैं, बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो इसको भी पूरी तरह से मानकर कि ईश्वर की अनमोल देन है, इसकी रक्षा करनी है, अनावश्यक नहीं बहनाना। पॉलीथीन के बारे में मुझे केवल इतना कहना है कि इससे 5 चीजें संकट में हैं: जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन। जल का प्रवाह की गति रुक जाती है जब किसी धारा में, नदी में, नहर में पॉलीथीन या प्लास्टिक की बोतल गिरती है। पेड़ की जड़ में पॉलीथीन पहुंचने से पेड़ का विकास रुक जाता है।
धरती बंजर हो सकती है। घर में सब्जी आई, काटे उसके छिलके, बचे हुए अंश, पहले दिन की सब्जी बची हुई एक पॉलीथीन बैग में डालकर हम डस्टबिन पे डालते हैं। कोई गाय, कोई पशु आते हैं, खाते हैं तो उनकी मौत का कारण बनते हैं। तो इसलिए उसको इको ब्रिक में डालना, किसी बड़े बैग में छोटी पॉलीथीन डालते जाइए। आज तो पॉलीथीन के कई उपयोग शुरू हो गए हैं। इंदौर, सूरत, वडोदरा में उससे फर्नीचर बनना शुरू हुआ है। लुधियाना में उससे कपड़ा बनना शुरू हुआ है। सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक लेयर पॉलीथीन की वो सड़क के नीचे बिछानी शुरू की है। और सबसे बड़ी बात है, बनारस आईआईटी ने 1 किलोग्राम पॉलीथीन से 800 मिलीलीटर डीजल, जिसका वजन होगा 700 ग्राम, वो बनाने में सफलता प्राप्त की है। कुल मिलाकर आशावादी होकर हम इन संकट से आने वाली संतति को, पीढ़ी को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। अपना स्वास्थ्य, अपने परिवार का स्वास्थ्य, मोहल्ले गली बस्ती का स्वास्थ्य हम ठीक रख सकते हैं और फिर से इस भारत भूमि को हरा भरा शस्य श्यामला बना सकते हैं। मेरी ओर से मुझे लगता है इतना ही विषय रखना पर्याप्त है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, पर्यावरण की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी और ये सभी स्टेप जो राकेश जी ने अभी बताए हैं वो ये सभी कदम हम हमारे जीवन में भी ले सकते हैं और पर्यावरण का बचाव कर सकते हैं। हम पानी का विचार करके उपयोग कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बस अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, वो हमें करना ही चाहिए। राकेश जी ने हमें बहुत अच्छा बताया और राकेश जी का हम धन्यवाद करते हैं।